नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 24 नवंबर के सवाल से। सवाल है कि नेशनल अकाउंट्स की नई सीरीज का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? 4 विकल्प है। कृषि सब्सिडी पर, दूसरा है जीडीपी वृद्धि पर, निवेश अनुपात और उत्पादकता के अनुमान पर, चुनाव तिथियों पर या पुलिस सुधारों पर। सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जीडीपी वृद्धि पर। ये जब सरकार जो कि नई सीरीज जारी करती है तो इसमें क्या होता है, तो वह अर्थव्यवस्था को मापने का नया तरीका अपनाती है। इसका सबसे बड़ा असर जो कि जीडीपी की गणना, निवेश के आंकड़ों और उत्पादकता के अनुमान में पड़ता है। और ये नए सेक्टर मतलब जैसे कि डिजिटल, ई कॉमर्स, ग्रीन एनर्जी, इन सभी को जोड़ने से जीडीपी पहले से ज्यादा कम दिखती है। इससे सरकार को यह समझ में मदद मिलती है कि देश की असली आर्थिक स्थिति क्या है। ये नई सीरीज जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाई जाती है ताकि भारत के आंकड़े दुनिया से तुलना किए जा सके। ये हो गया आपका अगले वीडियो का सवाल। तो आज का सवाल है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो 4 विकल्प है। मुगलों के खिलाफ पहली सिख लड़ाई के लिए, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर, या गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर, या खालसा पंथ की स्थापना पर। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने जो कि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और ये कश्मीरी जो कि पंडितों और आम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता बचाने के लिए वे आगे आए थे। औरंगजेब के आदेश पर ये दिल्ली के चांदनी चौक में उनका शहीदी हुआ है और इसी बलिदान की याद में हर साल जो कि गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, लाचित दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो 4 विकल्प है। असम के स्वतंत्रता सेनानी कनाची देव, अहोम सेना के महान सेनापति लाचित बरफुकन, तीसरा है असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई, या असम राइफल्स के संस्थापक हेमू कल्पा। तो ये अहोम सेना के ये जो महान सेनापति लाचित बरफुकन इसमें मनाया जाता है। लाचित बरफुकन जो कि असम के अहोम साम्राज्य के एक बहादुर सेनापति थे और उन्होंने 1671 में जो कि सराय घाट की लड़ाई में मुगल सेना को हराया था। इनकी जो कि रणनीति, साहस और नेतृत्व ने जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुगल विस्तार से बचाया है और इसलिए उन्हें असम का हीरो भी और नॉर्थ ईस्ट का डिफेंडर भी कहा जाता है। उनके शौर्य को याद करने के लिए ये हर साल जो कि असम में लाचित दिवस मनाया जाता है। इसलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस वैश्विक मंच ने अमेरिका के विरोध के बावजूद अपना संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया है? तो 4 विकल्प है। ब्रिक्स ने, G7 ने, G20 ने, या एशियान ने। तो ये G20 ने तीसरा विकल्प से हो जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में G20 देशों ने एक महत्वपूर्ण संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया है जिसमें अमेरिका ने इस घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद बाकी देशों ने समझौते पर सहमति दी और दस्तावेज को पास कर दिया है। ये दिखाता है कि G20 जो कि देश के वैश्विक मुद्दों पर साझा रुख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही कि कुछ देशों की असहमति हो लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और यह निर्णय वैश्विक आर्थिक नीतियों, जलवायु कार्यवाही और भू राजनीतिक स्थिति पर जो कि प्रभाव भी डालता है। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। 2025 में भारत ने किस जानवर के संरक्षण के लिए नया राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया था? तो 4 विकल्प है। एशियाई हाथी के लिए, हिम तेंदुआ के लिए, भारतीय गैंडा के लिए, या कछुए के लिए। तो ये जो कि भारत ने हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए नया राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया था। जो कि हिम तेंदुआ बहुत ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं हिमालय के, और अब इसकी संख्या जो कि कम होती जा रही है। ये कई जगहों पर जो कि हिम तेंदुओं
और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहे हैं, जैसे वे गांव में पशु मार देते हैं वैसे। इसी वजह से जो कि सरकार ने नई योजना बनाई है कि ताकि हिम तेंदुओं की गिनती बढ़ाई जा सके और उनके रहने की जगह सुरक्षित रहे और इंसानों जानवरों के बीच झगड़े कम हो। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य ये है कि हिमालय के पर्यावरण और हिम तेंदुओं दोनों की सुरक्षा करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पासपोर्ट सेवा 2.0 कार्यक्रम में कौन सी नई सुविधा शामिल की गई है? तो 4 विकल्प है। मुफ्त पासपोर्ट, ई पासपोर्ट जो कि चिप वाला, पासपोर्ट केवल ऑफलाइन या विदेश यात्रा मुफ्त। तो ये ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम में जो कि ई पासपोर्ट ये सुविधा शामिल की गई। इससे क्या है, इसके तहत जो कि ई पासपोर्ट लॉन्च किया गया पासपोर्ट सेवा 2.0 के, जिसमें एक सुरक्षित चिप लगी होगी और यह जो कि पासवर्ड ज्यादा सुरक्षित और एयरपोर्ट पर जल्दी स्कैन होता है और इसकी पूरी प्रक्रिया जो कि अब ऑनलाइन हो गई है और ये पुराने पासपोर्ट जो कि अभी मान्य है पर नया बनवाने पर ई पासपोर्ट मिलेगा। ये इसकी प्रक्रिया है। अगला सवाल देखते हैं। 2025 में भारत ने नेशनल मिशन ऑन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी किसके अधीन स्थापित किया है? तो 4 विकल्प है। यूजीसी के, नीति आयोग के, एआईसीटीई के या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। तो 2025 में जो कि भारत ने नेशनल मिशन ऑन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी नीति आयोग के अधीन स्थापित किया है। दूसरा विकल्प से हो जाएगा। और इस मिशन के मुख्य रूप से जो कि नीति आयोग के अधीन काम करेगा ये, ताकि इससे भारतीय भाषाओं में टेक्नोलॉजी उपयोग को बढ़ावा मिल सके। इस मिशन के तहत जो कि एआई भाषा अनुवाद, भाषाई डेटा संग्रह तथा प्लेटफॉर्म जैसे भाषणी विकसित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं और अन्य क्षेत्रीय बोलियों को डिजिटल सेवाओं में सहजता से शामिल किया जाए। अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल है कि हाल ही में कौन जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? 4 विकल्प है। लैरी पेज, सर्जेई ब्रिन, जेफरी हिंटन या सुंदर पिचाई। तो अभी हाल ही में जो कि अभी ये बने हैं सर्जेई ब्रिन, इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर जो कि ये तीसरे बने हैं अमीर व्यक्ति। ये गूगल के सह संस्थापक जो कि लैरी पेज ने हाल ही में अपने कंपनी अल्फाबेट इंक की सफलता और एआई मॉडल जेमिनी 3 की लॉन्च के बाद अपनी संपत्ति तेजी से बढ़ाई और इसके चलते जो कि जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक को अब तीसरे स्थान पर जाना पड़ा है। लैरी पेज जो कि अल्फाबेट में लगभग 3.2% की इनकी हिस्सेदारी भी रखते हैं और ये जेमिनी मॉडल की सफलता से उनकी नेटवर्थ में करीब $7.6 बिलियन का इजाफा हुआ है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो 4 विकल्प है। गुलजार रामभद्राचार्य, आचार्य गोपीनाथ या विनोद कुमार शुक्ल। तो ये जो कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया। ये विनोद कुमार शुक्ला जो कि शुक्ला भारत का सबसे प्रतिष्ठित और साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये छत्तीसगढ़ राज्य के जो कि पहले लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। पुरस्कार के साथ साथ इन्हें 11 लाख का नगद ब्रांच की वाग्देवी मूर्ति और सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ और उनकी प्रमुख कृतियां जिसमें से नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी रचनाएं भी शामिल है। और यह पुरस्कार जो कि हिंदी भाषा में लिखने वाले लेखक के रूप में उन्हें 12वें हिंदी लेखक बनाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय डाक ने कहां पर जेनजेट थीम आधारित पहला डाकघर खोला है? तो 4 विकल्प है, देखते हैं। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी गुवाहाटी। तो ये भी हाल ही में खोला गया है आईआईटी दिल्ली में। इंडिया पोस्ट ने जो कि अपने पहले जेट थीम कैंपस पोस्ट ऑफिस को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली जो कि आईआईटी इसमें लॉन्च किया है और इस पोस्ट ऑफिस को छात्र
की जरूरतों और युवा संस्कृति के अनुरूप में डिजाइन किया गया है। इसमें क्या है कि वाईफाई जोन, क्यूआर कोड आधारित और पार्सल बुकिंग जो कि छात्र फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे नवाचार भी शामिल हैं। और इसके उद्देश्य की बात करें तो ये पारंपरिक जो कि डाकघर को युवाओं के लिए आकर्षक और आधुनिक सेवा केंद्र बनाया जाए, जिसमें ताकि युवा वर्ग भी डाक सेवा का उपयोग अधिक करे। अगला सवाल है कि असम सरकार किस कानून के तहत बांग्लादेशियों को वापस भगा रहा है? 4 विकल्प है इसमें। आप्रवासी अधिनियम, इसके तहत, असम समझौता के तहत, या नागरिकता अधिनियम के तहत, या प्रवासी अधिनियम इसके तहत। तो इसमें बांग्लादेशियों को वापस भगा रहा है ये आप्रवासी अधिनियम इसके तहत। असम सरकार जो कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया या आप्रवासी अधिनियम के एक्ट के तहत करती है। और इस कानून में यह स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति भारत में बिना वैध दस्तावेज के है वह विदेशी माना जाएगा और उसे देश छोड़ना होगा। इस कानून के तहत जो कि स्थानीय पुलिस, बॉर्डर पुलिस और केंद्र के अंतर्गत जो कि फॉरेन ट्रिब्यूनल जांच करके निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति अवैध है या नहीं। यदि वो नहीं है तो विदेशी माना जाएगा। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए कि भारत एवं कनाडा ने 24 नवंबर 2025 को किस प्रकार के समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति की है? तो 4 विकल्प है। रक्षा सहयोग समझौता पर, मुक्त व्यापार समझौता पर, जलवायु परिवर्तन समझौता पर, या डिजिटलीकरण एवं साइबर सुरक्षा समझौता पर। तो 4 विकल्प थे इसमें। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।